नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आज बहुत दिनों के बाद हम कर रहे हैं किस्सा किताबों का। और आज एक बहुत दिलचस्प किताब है और ये किताब सिर्फ किताब नहीं है और कुछ भी है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं एक दोहा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये नया दोहा नहीं है, हम सब सुन चुके हैं, बचपन से पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। लेकिन ये दोहा आज एक इसका नया अर्थ आपको जानने को मिलेगा। और वो अर्थ कैसे जानने को मिलेगा, ये बताने के लिए मेरे साथ हैं एक खास मेहमान, जिनकी किताब मेरे हाथ में है। वो किताब आपको दिखाऊं और उनसे आपको मिलवाऊं, उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा संभव हो शेयर करें। और मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिलती रहे कि कब मैं लाइव आया या कब मैंने नया वीडियो डाला। और शेयर करेंगे, ये तो बात हो ही चुकी है, लाइक भी कीजिएगा, आपको बात पसंद आएगी तो। और अब मैं आपको मिलवाता हूं अपने आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं विनायक सप्रे। और विनायक सप्रे साहब की किताब मेरे हाथ में है, ये आपको मैं दिखा दूं। इसका नाम है दोहानॉमिक्स। और दोहानॉमिक्स की खासियत क्या है? दोहानॉमिक्स की खासियत ये है कि इसमें संत कबीर और रहीम के तमाम दोहे उठाए गए हैं और उनमें से नए अर्थ निकाले गए हैं। किसके लिए? निवेशकों के लिए। वो लोग जो बाजार में पैसा लगाते हैं, वो लोग जो अपने पैसे की चिंता करते हैं, जो अपने पैसे का सदुपयोग करने की सोच रहे हैं। और विनायक सप्रे क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि विनायक सप्रे इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैं। इन्होंने बहुत लंबे समय तमाम म्यूचुअल फंड्स में काम किया। इनका फाइनेंशियल करियर 17 साल का था और उसमें इन्होंने 12 साल म्यूचुअल फंड्स में नौकरी की, अलग अलग जगह। और इसके बाद ये फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ट्रेनिंग करते हैं। तो ये जो लोग हमारी और आपकी मदद करते हैं अपने पैसे को सही जगह रखने में, उनको ट्रेन करने का उनके गुरु हैं। तो अब ये गुरुओं के गुरु हमारे सामने हैं, विनायक सप्रे जी। विनायक जी, आपका स्वागत है किस्सा किताबों का में वन आलोक जोशी में। धन्यवाद आलोक जी, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं अब आपसे बात शुरू करूं उसी पे जो दोहा मैंने अभी सुनाया, रहीमदास जी का, रहीमन पानी राखिए जी, बिन पानी सब सून। उसका नया अर्थ जो आपने निकाला है वो क्या है? उसका आज के संदर्भ में अगर आप देखें, उसका महत्व जाने, तो लिक्विडिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और पानी जो है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और पानी के बगैर ना मोती का कोई मोल है, ना आटे का कोई मोल है। और पानी के बगैर इंसान भी जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह से लिक्विडिटी का आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा महत्व है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सिर्फ पिछले 2-3 महीने में लोगों को नजर आया है इसका महत्व। लेकिन एक्चुअली अगर आप ध्यान दें तो लिक्विडिटी की बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस आपके पोर्टफोलियो। तो ये तो आपने बताई लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस। और जो खास खास तौर पे क्योंकि निवेश की बात करते हैं, निवेश के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण कबीर और रहीम के जो दोहे हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला आपके नाम मन में कौन सा दोहा आएगा? अगर आप देखिए, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में आमतौर पे निवेशक जो गलतियां करते हैं, वो गलती, सबसे कॉमन गलती जो है वो है भेड़ चाल का पालन करना। हर्ड मेंटालिटी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कबीर का हम्म। एक बहुत अच्छा सुंदर सा दोहा है कि मूढ़ मुड़ाए हरि मिले, हर कोई लेव मुड़ाए, बार बार के मूढ़ से भेड़ न बैकुंठ जाए। हम्म। और आप जब भी देखेंगे, जहां जहां जब जब हर्ड मेंटालिटी को लोगों ने फॉलो किया है, आमतौर पे निवेशकों ने पैसे गंवाए हैं, बनाए नहीं। अगर रिसेंट एग्जांपल हम लोग देखें तो बिटकॉइन का हम एग्जांपल ले सकते हैं। पिछले 3 साल पहले जब हर हम्म। कोई एक देखा देखी निवेश कर रहा था, जुम्मा जुम्मा 2 साल 3 साल पहले की बात है, हर कोई एक दूसरे की देखा देखी निवेश कर रहा था। और उसका परिणाम क्या हुआ, ये हम सबको मालूम। जी। तो मूड़ मुड़ावे हरि मिले, हर कोई लेव मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ न बैकुंठ जाए। तो भेड़ चाल से जी, बचिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई। दो दोहे मैंने इसमें ढूंढ के निकाले आपके आपकी किताब में से। और एक है, रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन जी, आई हैं बनत न लगी है देर। और
दूसरा एक दोहा इसी के साथ जुड़ा हुआ, मैं साथ में इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि दो विपरीत परिस्थितियां हैं। कबीर मन पंछी भया, बहुतक चढ़या आकाश, ऊहा ही तय गिर पड़या मन माया के पास। ये दो अलग अलग परिस्थितियों को डिपिक्ट कर रहे हैं रहीम दास जी और कबीर दास जी। इस वक्त की परिस्थिति आपको इन दोनों में से कौन सी दिख रही है और किस पे ज्यादा जोर देना चाहिए? जी। निवेश का दरअसल अगर आप देखें तो दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जब आप हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। मैं रोजमर्रा में निवेश करके रोज निवेश करके रोज कमाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसको मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ कि होलिस्टिक अप्रोच वेल्थ क्रिएशन का। आमतौर पर लोग बोलते हैं कि आप बहुत लोग आपसे मिलेंगे जो कहेंगे कि आज मैंने 10 लगाया और 20 हो गया, लेकिन वो 10 आपके टोटल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा था वो बहुत मायने रखता है। तो जब मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करता हूँ ना, तो मैं सिर्फ ऐसा 1-1%, 2-2% के निवेश की बात नहीं करता हूँ, मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करता हूँ। और उसके लिए दो इंग्रेडिएंट हम जिसको बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका आपका धैर्य और डिसिप्लिन, नियम और अनुशासन। आप उस धैर्य और अनुशासन आप उसको किस तरह से फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो रहीम का आपने दोहा कहा कि रहीमन चुप हुए बैठिए देखी दिनन के फेर, आमतौर पे आप देखेंगे कि लोगों ने पैसे गंवाए हैं। अगर सेंसेक्स की हम बात करें तो 100 से शुरू हुआ और 40,000 42,000 तक पहुंचा, 400 गुना, 40 गुना में पहुंचा, 40 सालों में पहुंचा। लेकिन ज्यादातर लोगों ने पैसे गंवाए हैं, बनाए नहीं। उसके पीछे जो एकमात्र कारण है, अभी अगर गवाए तो इसमें सेंसेक्स का तो दोष नहीं है, निश्चित ही, क्योंकि वो तो 100 का 40,000 हो गया। लेकिन लोगों ने गवाए क्यों होंगे? क्योंकि उनका जो व्यवहार था अपने पैसों के प्रति, तो या तो वो उन्होंने धैर्य का पालन नहीं किया या अनुशासन का पालन नहीं किया। इस वजह से लोगों ने पैसे गवाए। और अगर कोई व्यक्ति धैर्य और अनुशासन से पालन करे, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव होना ये एक फीचर है, ये उसकी प्रकृति है। अगर वो ऐसी नहीं चलेगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। एक कारण ये है कि क्यों आप पैसे बनाते हैं, क्योंकि वो वोलेटाइल है। उसको अगर हम अपने ईसीजी से तुलना करें, या अगर हम ईसीजी का ग्राफ देखें तो ऊपर नीचे होता है, इसलिए हम जिंदा रहते हैं। अगर वो फ्लैट हो गया, भगवान न चाहे कि कोई नहीं चाहेगा, ये बहुत है ना? दिलचस्प बात है कि तो सीधी लाइन में जैसे ईसीजी दिखने लगता है, वो फिल्मों में दिखाया जाता है वो कि जैसे ही वो लाइन सीधी हो बिल्कुल जाती है, इसका मतलब जिंदगी चली गई। उस उतार चढ़ाव में ही जिंदगी जीवन चली छिपा हुआ है। तो जी। लेकिन दो तरह की तो परिस्थितियां हैं अब इस समय। देखिए, किताब हाँ, के बारे में तो मैं तो ज्यादा बात इसलिए अब नहीं करूंगा कि ये किताब मैं बल्कि दर्शकों को सबको मैं दिखा रहा हूँ। फिर से आप लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि आप इस किताब को मंगाएं। दोहानोमिक्स इसका नाम है, और ये टीवी 18 की सीरीज है, सीएनबीसी टीवी 18 की बेस्ट सेलर सीरीज का हिस्सा है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसकी खास बात यह है, अगर आप इंग्लिश पढ़ना मराठी में चाहते हैं भी तो है। आप इंग्लिश में, हिंदी, इंग्लिश और मराठी 3 भाषाओं में उपलब्ध है। और विनायक खुद विनायक सप्रे नाम से आप समझ रहे होंगे, मराठी हैं लेकिन ये बनारसी हैं। तो विनायक जी, ये आज की स्थिति में दो तरह के लोग हैं। एक हैं जिनके पास पुराने इन्वेस्टमेंट पड़े हैं और वो बहुत परेशान हैं कि उनका बहुत वैल्यू गिर गई है, वो क्या करें। और दूसरे कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है कि अब इस बाजार में सब बेच के भाग जाना चाहिए, यहाँ अब इस जी, बाजार से कुछ नहीं होने वाला है। तो इनको जी। आप क्या सलाह देंगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरों के गुरु के तौर पर? मैं एक तो ये करूंगा कि कहीं कहीं पे शायद किसी किसी को रीसेट बटन दबाने की जरूरत है। एक तो प्रकृति ने अभी रीसेट बटन दबा ही दिया है। कुछ निवेशकों के मामले में भी रीसेट बटन दबाने की जरूरत है। उसमें किताब में एक दोहा है इस संदर्भ में, जाल परे जल जात परी, कि कई बार क्या होता है, हम अपने शेयर के प्रति मोह में पड़ जाते हैं। और इसको साइकोलॉजी की भाषा में हम ये कहते हैं कि संक कॉस्ट फेलेसी, कि हमें मालूम है कि हमने गलती कर दी, लेकिन हम उसके प्रेम में इतना पड़े हुए हैं। और ये सिर्फ छोटे निवेशकों या रिटेल इन्वेस्टर के साथ नहीं होता, ये बड़े बड़े निवेशकों के साथ होता है कि अगर उनका पुराना अनुभव उस शेयर से अच्छा अगर हो तो उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, जबकि पता है कि अभी वापस ऊपर आने वाला है नहीं।
तो बेहतर है कि उससे निजात पाई जाए, और ऐसे में एक अच्छा निवेश सलाहकार आपको ये काम करा सकता है। तो उसके लिए एक दोहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे ही उड़ाए। हम्म, तो वो जो सूप का काम है कि वो थोथा उड़ा देता है और काम की चीज रह जाती है, उसी तरह से उस एडवाइजर के साथ बैठकर आपको वो जो थोथा है उससे आप निजात पाएं। और जो पुरानी इस तरीके की निवेश है, मान लीजिए कि ये गलती है और इससे बाहर निकलिए। दूसरी चीज, जब मैंने रीसेट बटन दबाने की बात की कि निवेश एक जर्नी है, एक यात्रा है मेरे हिसाब से। तो जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको डेस्टिनेशन मालूम है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। आमतौर पे निवेशक बिना डेस्टिनेशन के निवेश करते हैं। तो मैं एक सिंपल भाषा में, अगर साधारण भाषा में कहूँ, तो अपने जिंदगी में 3 सवाल आते हैं कोई भी काम करने से पहले: क्या, क्यों, हम्म, क्या, कैसे और क्यों। व्हाट, हाउ एंड व्हाई। इसका उल्टा होना चाहिए, सबसे पहले व्हाई आना चाहिए। कि जब आप निवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखिए कि हार्ड एंड मनी आपकी है। अगर आप अपने पैसे का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और दूसरा नहीं करने वाला। ये भी बात उतनी काफी हद तक सच है। तो अगर भाई क्लियर है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इस कोई भी निवेश मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं नजर आ रहा है तो निवेश या तो ना करें, या उद्देश्य बनाए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और फिर कैसे करना है। और उसके बाद ये डिसाइड करें कि मुझे डेट में इन्वेस्ट करना है कि इक्विटी में करना है कि मुझे बैंक एफडी में करना है, क्या मुझे उसकी जरूरत है या नहीं है। तो उद्देश्य क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर गंतव्य मालूम है आपको तो वो आसान हो जाता है निवेश करना। तो हर किसी को स्टॉक मार्केट में हम्म, निवेश करना चाहिए, ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, और मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। तो उसका भी एक दोहा इस किताब में है। दरअसल एक्चुअली आप किसी भी चीज को अगर ढूंढें तो आपको पूरा ये किताब में मिल जाएगा। जब रहीम कहते हैं कि कहा कामरी पामड़ी जाड़ गए से काज, कि मुझे कंबल की क्या जरूरत है या शॉल की जरूरत है क्या, जाड़ गए से काज मतलब ठंड जानी चाहिए। रहीमन भूख बुताइए कैसो मिलो अनाज। तो जो भूखा व्यक्ति है ना, हम्म, पहले उसको बासमती चावल खा रहा है कि नॉर्मल चावल खा रहा है उससे लेना देना नहीं है, पहले उसकी भूख मरनी चाहिए। इसी तरह से हम्म। निवेशक को इन चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मेरा उद्देश्य क्या ये आपने अच्छा कहा कि ये डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, हमें गंतव्य पता होना चाहिए। उस गंतव्य की तलाश में आजकल लेकिन विनायक जी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये जो निफ्टी है ये 6,000 पे जाएगा या निफ्टी 14,000 पे जाएगा, क्या ये गंतव्य की तलाश है? है। जी, ये गंतव्य की तलाश मेरे हिसाब से तो नहीं है। कुछ लोग अगर हाँ इंडेक्स देख के उसी तरह से निवेश करें, जिसको हम टैक्टिकल एलोकेशन बोलते हैं, कि अगर आज आप 10,000 का के निफ्टी पे आए और आपने सोच लिया कि 14,000 हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन परेशानी क्या होती है, जब वो 14,000 पहुंचता है तब बाजार में इतना शोर मच जाता है कि लोग कहते हैं अरे ये 20,000 चला जाएगा, है ना। और अगर यही 10,000 का 7,000 हो जाए तो लोग इतना शोर मचाएंगे कि ये 4,000 पहुंच जाएगा। क्लासिक एग्जाम्पल अगर हम लें तो 2008 जनवरी का है, जब बाजार 21,000 पे पहुंचा। और आपको पता है आईपीओ आया और लोगों ने एक दूसरे पे चढ़ के उसमें निवेश किया। आज क्या हालत है सबको पता है। उस समय लोगों ने कहा 21,000 का 40,000 हो जाएगा। और जब 8-10 महीने के अंतराल में जब बाजार 8,500 हो गया, तो एक हमारे मार्केट के बड़े नामी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला विनायक इस बाजार से निकल जाओ क्योंकि बाजार 4,500 का हो जाएगा। मैंने पूछा क्यों, हम्म, तो कहे कि हमारे फैमिली के एक बाबा है, उन्होंने मुझे बताया। अभी ये हम्म, एक्सपर्ट, बाजार का एक्सपर्ट है, मुझे ये बात बता रहा है कि बाबा ने उसको बताया है कि 4,500 हो जाएगा। तो ये तो परिस्थिति है। हाँ। तो इस पर भी रहीम ने बड़ी अच्छी बात कही कि वो कहते हैं कि रहीमन बात अगम्य की, कहनी सुननी की नाही, हम्म। जो जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। तो भविष्य की बात बताने वाले को खुद नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो बताता है। और जो ईश्वर है जिसको सब मालूम है, वो आगे आपको नहीं बताता कि कल क्या होने वाला है।
नहीं तो आज हम लोग सब प्रिपेयर्ड होते, मास्क लगाने की जरूरत पड़ती नहीं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जिसको सब पता है वो यहाँ आके बताने वाला नहीं है, और जो आपको बता रहा है उसको दरअसल सब कुछ पता नहीं है। ये बहुत जी अंदर बहुत गहरी बात है। लेकिन अब मैं इस किताब पे बात आपकी बंद करूंगा, वरना सारी किताब हम लोग यहीं पढ़ डालेंगे तो फिर बाहर से लोग क्यों आएंगे। लेकिन जी एक दोहा, रहीमदास जी का एक दोहा है, निज कर किया रहीम कही सिद्धि भावी के हाथ, पैसा अपने हाथ में दांव न अपने हाथ। वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे और उससे आज लोगों को क्या सीखना है। क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं भाई पैसा अब डेट फंड में लगा दो, अब पैसा एफडी में रखो, नहीं सोना खरीद लो, ये शेयर बाजार तो बहुत जी खराब जगह है। क्या करना चाहिए? जी। क्या करना चाहिए, पहले तो जो मैंने बताया कि गंतव्य अगर मालूम है तो उसके बाद रन रेट डिसाइड कर लीजिए कि आपका रन रेट क्या होगा। अगर आपको 50 ओवर में 150 रन बनाने तो आपको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको इक्विटी में जाने की जरूरत नहीं। और अगर 50 ओवर में 300 बनाने हैं तो बिना इक्विटी में आए बात बनेगी नहीं। एक तो ये हुई। रही बात आप जिस जो आपने दोहे पे कही, तो अक्सर लाइन कहता हूँ कि देर इज नथिंग फिक्स्ड इन फिक्स्ड इनकम। तो जब हम लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अरे वो एफडी में तो मुझे 10% मिल रहा है या 8% मिल रहा है, 8% एफडी में मिल रहा है। लेकिन अगर आप 1999 की बात, तो स्टेट बैंक की 5 साल की एफडी का रेट था 10.5%। ठीक है, और आमतौर पे लोग एफडी रिन्यू करते हैं। अब अगर 10% के हिसाब से मैंने गोल सेट किया कि 10 साल बाद मुझे 10% से 3 गुना हो जाएगा पैसा, तो 1 लाख अगर मैंने डाला, 3 लाख के आसपास हो जाएंगे। 5 साल जब मैं एफडी रिन्यू करने गया तो मुझे मैनेजर ने बताया कि 5 साल की एफडी 5.25%। रेट तो चेंज हो गया। हम बिल्कुल रेट इतनी बुरी तरह से चेंज हो गया कि मेरा सारा गणित गड़बड़ा गया। तो हम बिला वजह इन चक्करों में पड़े रहते हैं कि ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। ये जो भी फिक्स है वो उस अवधि तक के लिए फिक्स। और दूसरी चीज ये है कि तो इसलिए ये ना सोचे कि मैं ऐसे कर लूंगा तो हो जाएगा। आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये पूरा का पूरा बाजार के हाथ में है। तो इसलिए जो आपके गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही अपना निवेश करिए। तो अपने गोल को ध्यान में रखते हुए तो निवेश करेंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और आपकी किताब में बहुत जिक्र है उसका, लेकिन और इस वक्त क्योंकि आप वाराणसी में बैठे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, तमाम लोग कहते हैं कि मुंबई दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनको तो हम बता भी देते हैं कि ये एक अच्छा सलाहकार कैसे ढूंढें, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कैसे ढूंढें। छोटे शहर में बैठा हुआ आदमी ढूंढना चाहता है, वो कैसे ढूंढेगा? वो सलाहकार तो हमें याद है, हमारे बचपन में हमारे घर में एक इंश्योरेंस एजेंट आया करते थे, परिवार भर की पॉलिसी करते थे और जरूरत में अपने प्रीमियम भी ले जाते थे, किसी का क्लेम बनता था तो वो भी लाके देते थे। तो वो एक तरह से पारिवारिक जी संबंध वाले थे। लेकिन अब तो जी ऐसा है कि आज सुबह पॉलिसी लीजिए, तीसरे दिन फोन करिए तो वो आदमी कह देता है मैंने तो साहब वो कंपनी छोड़ दी, अब मैं तो वहां हूं नहीं, अब आप देख लीजिए। ऐसे में वो एडवाइजर कैसे ढूंढें जो आपके साथ उसी तरह बना रहे जैसे वो पुराना वाला मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपका जो एडवाइजर है वो आपके साथ अगले 10 15 20 25 सालों तक रहने वाला है या नहीं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जॉब शिफ्ट करते हुए चला जाए और आप, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है और आपका ऑब्जेक्टिव है वो अलाइंड होना चाहिए। जब मैं अलाइनमेंट की बात करता हूँ तो सिंपल है कि जो भी व्यक्ति आपका जो आर्थिक सलाहकार है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो चैरिटी तो नहीं कर रहा है, उसको भी कमाना है। लेकिन वो इस तरह का अलाइनमेंट होना चाहिए कि वो तभी कमाए जब आप कमा रहे हो। हाँ, और वो प्रोडक्ट पुशर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रोडक्ट पुश कर रहा है, तो मैं एक फिल्म है अंदाज अपना अपना, वो कई बार मैं अपने सेशंस में कोट करता हूँ ये एग्जांपल। थोड़ा हास्य भी मैं डाल रहा हूँ इसमें कि शक्ति कपूर का एक कैरेक्टर है क्राइम मास्टर गोगो, और उसमें उनकी एक टैगलाइन है
कि आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि लोग जो उनके यहाँ ये आते हैं, सलाहकार के, तथाकथित सलाहकार जो आते हैं, उनको वो ऐसे ही देखते हैं कि ये टोगो है, इसको 12 पॉलिसीज करनी है, इसको एक 50,000 रुपए का प्रीमियम दो और इससे छुटकारा पाओ। इसलिए अगर आप देखेंगे तो बहुतों के पास 60-60, 70-70 पॉलिसीज पड़ी है। तो लेकिन निवेश सलाहकार आपका ऐसा होना चाहिए जिसका ऑब्जेक्टिव का अलाइनमेंट हो आपके साथ, और वो प्रोडक्ट पुशर ना हो सबसे पहले। दूसरा, होलिस्टिक अप्रोच हो आपके पोर्टफोलियो को संभालने में। तो उसके सर पे वो तमगा ना लगाओ कि ये म्यूचुअल फंड वाला है, ये इंश्योरेंस वाला है, ये एफडी वाला है। ऐसा होना चाहिए जो आपको होलिस्टिक अप्रोच से आपको पूरे तरह से सलाह दे सके, जो सोल्यूशन प्रोवाइडर, मैं सोल्यूशन प्रोवाइडर कहता हूँ रादर देन अ प्रोडक्ट सेलर। ये लेकिन ये आदमी ढूंढा कैसे जाएगा? हम अपने शहर में कैसे तलाशेंगे उसको? कहाँ से पाएंगे वो आदमी? क्योंकि ये जो उनको ये उनको क्वालिटी थोड़े तो तब कठिन मिलेगी सवाल जब, करें। क्वालिटी तो तब मिलेगी जब वो आदमी सामने मिलेगा। पहले वो आदमी ढूंढा कैसे जी, जाएगा? एक तो ये है कि अभी बहुत सारे लोग जो सीएफपी या सीडब्ल्यूएम या ऐसे कोर्सेज करके आ रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का कोर्स करके आ रहे हैं, तो वो तो शिक्षा के मतलब एकेडमिक पार्ट हो गया। दूसरा, जो लोग अनुभव से आते हैं, जो मान लीजिए पिछले 10, 12, 15 सालों से इस प्रोफेशन में है और अच्छा कर रहे हैं, तो उनका एक रेफ चेक करने की कोशिश करिए, लोगों से जानने की कोशिश करिए कि उनका अनुभव क्या रहा है, किस तरह से वो काम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उसने हमेशा आपको रिटर्न कमा के दिया, क्योंकि रिटर्न तो कमाना उसके हाथ में है नहीं। लेकिन इस उसके साथ जब आप जर्नी कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जो प्रवास कर रहे हैं, उस प्रवास में उसने आपकी गलतियां जो आमतौर पे आप करते हैं, उसको किस तरह से कम करने की कोशिश की, जो कि आपके हाथ में है। एक अ, एक व्यक्ति के हाथ में गलतियां कम करना वो कंट्रोल में है, बाजार किस तरफ जाएगा वो किसी के हाथ में नहीं। लेकिन अगर आप दो तरीके से आप एक अच्छे निवेशक बन सकते हैं। या तो आपकी सारी कॉल्स सही जाए, जो भी आप जहां भी निवेश करें वो सब ऊपर चला जाए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरा है कि अगर आप गलतियां कम करें, जो कि आपके कंट्रोल में, और आपको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपकी गलतियों को कम करा सके। तो ऐसे व्यक्ति को जब आप ढूंढ रहे हैं तो आप ऐसा उसका रेफ चेक भी करिए, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखिए, और दो चार लोगों से पूछ के, क्योंकि हम फ्रिज खरीदते हैं तो हम 5 लोगों से बात करते हैं, लेकिन जब आप मेहनत की कमाई को निवेश करना होता है तो हम आंख मूंद के निवेश करते हैं। उसी तरह से जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि फॉर्म पढ़ने की कोशिश करें। आमतौर पे लोग आंख मूंद के साइन करके छोड़ देते हैं। फिर आप उसके बाद कुछ गलत हो गया तो आप अ, दोष मढ़ेंगे कि अरे उसने ऐसा कर दिया। लेकिन आपका भी तो ये एक फर्ज बनता है कि आपकी जो मेहनत की कमाई है उस पे क्या कोई कर रहा है, उस पे आप भी ध्यान दें, उस वक्त ध्यान दें जब आप डिसीजन ले रहे हैं। तो इसीलिए निवेश सलाहकार चुनते समय ये कुछ एक मैंने 7-8 पैरामीटर्स भी उस किताब में, उस अध्याय में डाले हुए हैं, कि अगर उन 7-8 पैरामीटर्स पे वो आदमी सही बैठता है, वो व्यक्ति सही बैठता है, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद विनायक इस बातचीत के लिए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और खासतौर पे अब ये इससे दोनों तरह के लोगों के मन में उत्सुकता जगी है कि एक तो जानकारी के लिए, दूसरा आप अपने लिए निवेश सलाहकार ढूंढ रहे हैं, तब भी इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको उसके सूत्र भी मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट के सूत्र भी मिलेंगे, तो आपको इससे फायदा होगा। फिर मैं आपसे एक बार सिफारिश करूंगा कि ये किताब आप जरूर मंगाएं और पढ़ें। दोहानॉमिक्स इसका नाम है। और इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं आप सबसे। एक आग्रह फिर करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा संभव शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई किताब जो आप चाहते हो उसके बारे में बात हो उसको सुझाइए, और किस्सा किताबों का इसी तरह जारी रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।